नमस्ते। कल छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस था। कल छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 16 वर्ष हो गए। तो आज मैं नए राज्यों की स्थापना के संबंध में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था तब ब्रिटिश भारत और जो रियासतें थी उनको मिला करके कुछ राज्यों में उसको विभाजित किया गया था। लेकिन उसका आधार प्रशासनिक मतलब प्रशासनिक क्षमता थी, प्रशासनिक योग्यता थी। आज़ादी के बाद में जो है राज्यों का पुनर्गठन का एक प्रोसेस चालू हुआ, वो था भाषा के आधार पर। 1953 में एक बहुत लंबा आंदोलन चल रहा और मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के नाम पर एक अलग राज्य बना। वो भारत का पहला राज्य था। 1956 में फजल अली आयोग की स्थापना हुई और उसके बाद केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इस जैसे कई राज्य बने। 1960 में बम्बई को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात भाषा के आधार पर 2 राज्य बनाए गए। 1966 में भी फिर से भाषा के आधार पर पंजाब से हरियाणा को अलग करना पड़ा। और फिर बीच में और भी मांगे उठी और इसका मुख्य आधार यही था कि राज्य का एक हिस्सा अपने आप को ऐसा मानता था कि वह विकास की प्रक्रिया में या सत्ता की भागीदारी में उससे पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश के समय में भी छत्तीसगढ़ वासियों के मन में यही भावना थी कि जो है छत्तीसगढ़ से काफ़ी भारी मात्रा में खनिज मिलता है, खनिज निकलता है, उससे मध्य प्रदेश को रॉयल्टी मिलती थी भारी मात्रा में। लेकिन उसका पर्याप्त जो है लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो लगातार पिछड़ता चला गया। और छत्तीसगढ़ की जो है संस्कृति है वो एक बहुत ही विशिष्ट आदिवासी की संस्कृति है। तो उसके नाम पर छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन जो है 1956 में खूबचंद बघेल और 1966 में भी उन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ की स्थापना की थी। बाद में ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के की सौजन्य से 3 राज्य बने, उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो जो नए राज्य बनने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि राज्य का कुछ एक विशेष हिस्सा जो रहता है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और वो चाहता है कि वह जो है कुछ अलग हो जाए और वह अपने संसाधनों का अपने विकास के लिए उपयोग कर सके। कोई है नहीं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कि छत्तीसगढ़ में भी ये मांग उठी थी। और छत्तीसगढ़ के बनने के बाद में पिछले 16 वर्षों में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व की प्रगति की। काफ़ी भारी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर और आयरन और कोयले की कोई कमियां नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। एक तरीके से वो पावर हब बन गया है भारत का। 2008 से ही छत्तीसगढ़ 0 पावर कट स्टेट अपने आप को घोषित कर चुका है। इसके अलावा भारी मात्रा में वहाँ पर लोहा इस्पात के भी कारखाने लगे हैं, जिसमें कि सेल का है, जिंदल स्टील है और टाटा का भी एक प्लांट है। सीमेंट में तो लगभग हर बड़ी कंपनी, चाहे वो लाफार्ज हो, चाहे वो गुजरात अंबुजा हो, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, सभी के प्लांट्स छत्तीसगढ़ में हैं। तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छी प्रगति की है पिछले 16 वर्षों में। गरीबी में भी थोड़ी कमी आई है। समाज के विभिन्न तबकों के बीच जो असमानता थी उसमें भी कमी आई है। तो नया राज्य बनने का जो उसका उद्देश्य था छत्तीसगढ़ उसको पूरा कर पाने में सफल रहा है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें, झारखंड जो है वो भी छत्तीसगढ़ से ज़्यादा एक रिसोर्स रिच स्टेट है। लेकिन वहाँ पर हमेशा सत्ता में एक उठापटक रही है और बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले घटित
यानी कि हुए हैं, और वह जो विकास की प्रक्रिया में पीछे यानी कि छूट चुका है। और उत्तराखंड ने भी थोड़ी बहुत प्रगति मतलब यानी कि की है, लेकिन उत्तराखंड के पास में क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत यानी कि बहुत उसके यानी कि मतलब यानी कि कमी है। तो आखिर ऐसा क्या था कि छत्तीसगढ़ ने अपने प्रगति की है और झारखंड प्रगति नहीं कर सका? तो इसका एक कारण है कि एक राजनीतिक स्थिरता है और जो राजनीतिक दूरदर्शिता है कि आखिर इस राज्य को कहाँ तक लेकर के यानी जाना है। फोर्थ साइटेडनेस जो है छत्तीसगढ़ के यानी कि राजनीतिक नेतृत्व में काफ़ी ज़्यादा यानी कि रही है। झारखंड में जो है बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पर लोग स्वार्थी बन करके पेट्टी जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए बार बार उन्होंने पार्टियां यानी कि बदली हैं, और इससे झारखंड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान यानी कि हुआ है। अभी पिछले वर्ष एक भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना राज्य बना। तेलंगाना बनने के बाद में आंध्र प्रदेश को अपनी एक नई राजधानी बनानी पड़ रही है यानी कि अमरावती में। तो विकास का जो दौर है वह आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी तीव्र गति से चालू यानी कि हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी एक नई राजधानी बनाई गई है, एक नया रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर यानी कि दूर है। तो हम यानी देख रहे हैं कि नया राज्य बनने से कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चालू यानी कि होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से खड़ा करना यानी कि पड़ता है। तो नया राज्य बनने से जो है आधारभूत संरचनाएं जब हम यानी कि बनाते हैं तो इससे विकास की प्रक्रिया को, आर्थिक गतिविधि को यानी कि बढ़ावा यानी कि मिलता है। चंडीगढ़ और गांधीनगर और नया रायपुर और अमरावती ये इसी प्रकार के यानी कि उदाहरण जिससे कि विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत में पिछले 60-70 साल में सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हम लोगों ने नए शहर नहीं बनाए हैं। पुराने शहरों में ही हम थोड़ा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी वाला कंसेप्ट, उसमें भी पुराने शहरों में ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करने की कोई एक सीमा है। पुरानी चीज़ों को आप कितना ठीक करोगे, उससे ज़्यादा अच्छा ये रणनीति ज़्यादा बेहतर होती कि हम एक नए सिरे से नए शहर बनाए, जैसे कि नया रायपुर बनना है और यानी कि अमरावती नया शहर बसाया नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हम इस विश्लेषण के आधार पर हम इस नतीजे पर यानी कि पहुंचते हैं कि अगर राजनीतिक दूरदर्शिता है, राजनीतिक स्थायित्व अगर है, तो विकास की प्रक्रिया तीव्र यानी कि होती है, और इससे लोग भी यानी कि लाभान्वित यानी होते हैं, और एक पृथक राज्य की स्थापना का उद्देश्य भी यानी कि सफल यानी कि होता है। पंजाब से जब हरियाणा अलग यानी कि हुआ तो हरियाणा की स्थिति भी अच्छी यानी कि नहीं थी, लेकिन अब हरियाणा जो है काफ़ी समृद्ध यानी राज्य है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक राज्य का हश्र झारखंड जैसा ही मतलब यानी कि होगा। कुल मिला करके ये भी कहना मतलब यानी कि उचित होगा कि भारत में प्रशासनिक सुगमता के नाम पर राज्य कम बनाए गए हैं। राजनीतिक सुविधा और लोगों के यानी कि तुष्टीकरण के लिए भाषाई आधार पर और क्षेत्रीयतावाद के आधार पर ही राज्यों का ज़्यादा यानी कि पुनर्गठन मतलब हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रक्रिया सुखद रही है। एकाल तो ही उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर नया राज्य बनने से लोगों को फायदा नहीं हुआ है, अन्यथा यानी नया राज्य बनने से नया राज्य के यानी लोगों को भी इससे लाभ ही मतलब नहीं मिला है। धन्यवाद।